नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी खोज निकली है एक पोर्ट स्पाइन की, और जो इनकी सर्जरी हुई है 5 दिन पहले। अब हम पूछते हैं मैडम से कि दिक्कत कब से थी और कब से प्रॉब्लम हुई, या कोई जेनेटिक घर में कोई किसी को था या खुद से हुआ। तो मैम, सर्जरी कितने दिन पहले हुई है? 5 दिन। तो ये दिक्कत आपको कब से ज़्यादा शुरू हुई, महसूस हुई? 3 महीने से। 3 महीने से आप ज़्यादा पेन महसूस कर तो रही 3 थी। महीने में आपको खाना पीना जो इसमें आपका भी चेंजिंग आई थी वो काफी। अच्छा। हाँ जी। काफी मेरी जो खुराक थी वो घट गई थी। अच्छा। हाँ जी। खुराक कम हो गई थी। कम हो गई। और आप सारे काम कर रहे थे, जैसे चलना। थोड़ा बहुत कर लेती थी। हाँ। अच्छा। तो बेड पे आप हम मैक्सिमम रहते थे कि तो चारपाई पकड़ लेनी। इसके लिए 3 महीने से ज़्यादा हाँ प्रॉब्लम जी। आ गई। इससे पहले कोई दिक्कत रही होगी? उससे पहले तो ये दर्द रहता था मुझे। अच्छा। हाँ जी। तो लोग कहने लगे गठिया बाय है, ये है वो है। आयुर्वेदिक मैंने 2 साल दवाइयाँ खाई हैं। अच्छा। लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। फिर लोगों ने बताया कि आप वहाँ जाइए और वहाँ आपका ट्रीटमेंट अच्छा होगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग आए। नहीं, आप जहाँ पर आए हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जी। और इस टीम भी बहुत अच्छी है जो काफ़ी देखभाल करेगी आपकी जी। इसकी गारंटी हम लेते हैं। और हमें उम्मीद है कि हम आपको सही सलामत पहले जैसे लाइफ में लाएंगे और आप सब कुछ अपना करोगे। तो ठीक। पोर्ट स्पाइन का केस है और हमारा इसमें रोल है फिजियोथेरेपी का, कि हमें क्या क्या फेज 1 में फेज 2 में क्या क्या कराना है एक्सरसाइज। तो आज हम वो दिखाएंगे और कराएंगे भी। तो फेज 1 में हमें सबसे पहले पेशेंट को 24 घंटे बाद लॉग रोलिंग कराएंगे। तो अब हम लॉग रोलिंग कराने के लिए हमारे पास कम से कम 4 तकिया यानी 4 पिलो चाहिए हमें। तो 4 पिलो देना बच्चे उधर से। तो मैं हमारे साथ एक शालिनी हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि फेज 1 में क्या क्या एक्सरसाइज बताई जाएगी। फेज 1 में हम लोग पोस्चरल चेंज इनको साइड लाइन में कैसे लाना है कैसे नहीं ये इनको बता सकते हैं। और थोड़ा बहुत इनको लेग रोलिंग वगैरह और एंकल पंप मूवमेंट वगैरह अगर ये कर पा रही हैं तो इनको ये सब करवाएंगे। बहुत जेंटली ट्रीट करना होता है फर्स्ट फेज में। तो शालिनी ने बहुत अच्छा बताया कि जेंटली हमें ट्रीट करना है एंकल पंप का और स्टैटिक कॉर्ड्स का, और लॉग रोलिंग कैसे करने हैं अभी हम उसे करके बताएंगे। तो हमें सबसे पहले हमें तो बस 4 किलो आ चुकी है। तो सबसे पहले हम मैडम को बताएंगे कि आप अपने हाथ को इस तरह पकड़ना है इंटरलॉक करके, और उससे पहले इंटरलॉक करने से पहले एक पिलो इनके हाथ में आराम से ऐसे रख देना है ताकि पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल फील ना हो। कोई नहीं, आराम से पकड़ो ऐसे, ये दोनों हाथ। हाँ, गुड। और दूसरी पिलो हमें अप्लाई करना है इस दोनों घुटने के बीच में, यहाँ पे। अब हमें बोलना है कि आप आसानी से अपने तरफ दोनों तरफ आप इस तरह मूवमेंट कर सकते हो, और एक हैंड की ग्रिपिंग शोल्डर पे और दूसरी ये या साई पे। तो इस तरह आप लॉग रोलिंग करा सकते हो। लॉग रोलिंग कराने का मेन पर्पस ये है कि सुपाइन लाइन में जब पेशेंट काफ़ी देर तक या काफ़ी दिन तक बेड रिटर्न होने के कारण बेड सोर बनने के चांस बने रहते हैं। अगर आप लॉग रोलिंग कराते हैं सही तरीके से पिलो के साथ तो बेड सोर नहीं होगा। अगर पेशेंट कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे 1 पिलो या 2 पिलो आराम से लगा सकते हैं। यहाँ लगाने से पेशेंट कंफर्ट फील करेगा और पीछे जाएगा भी नहीं। अगर जाएगा भी तो पिलो यहाँ से पूरा
सपोर्ट करेगी। तो लॉग रोलिंग हो गया बेड को पेशेंट को साथ में टर्न करने का। आप उस तरह कर सकते हो जिस तरह आप एक तरफ लेफ्ट राइट में और दूसरा राइट साइड में। तो आप ऐसे आप हर घंटे में बेड रोल कर सकते हो। अब आप सीधे सीधे आइए। हमने पिलो को हटा दिया है। अब पेशेंट को सीधे सीधे धीरे धीरे हम बोलेंगे कि आप सुपाइन लाइन में आओ और हमें सारे तकिया को रिमूव कर देना है और हाथ को रिलैक्स कर लो। ठीक, अब हमें यहाँ पे एक स्टैटिक कॉर्ड कराना है नी के नीचे। तो या आप अपना हाथ रख सकते हैं या आप एक टॉवल का रोल बना सकते हैं या आप एक छोटा सा तकिया को आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। अगर पेशेंट कर सकता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहा तो आपको असिस्ट करना पड़ेगा। तो मैडम इसको घुटने को नीचे दबाओ इस तकिए के। तो आप इस तरह लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग आप करा सकते हो। साथ साथ स्टैटिक क्वाड्स कराने के साथ साथ आप एंकल को भी अपने तरफ बोल दो कि ये टाइट करके रखें या डोर्सिफ्लेक्शन करके रखें, फिर रिलैक्स करें, फिर आप घुटने को दबाएं। इस तरह स्टैटिक क्वाड्स करने से आपकी क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग और जो हमारा काफ मसल है गैस्ट्रोनोमियस और सोलियस वो भी स्ट्रेंथनिंग में आ जाएगी। इसी एक्सरसाइज को पेशेंट को हम 10 सेकंड तक होल्ड रखने को बोलेंगे कि ये क्वाड्स जब पिलो को नीचे दबाएगा पेशेंट और पंजे को अपने तरफ खींचेगा तो 10 तक काउंटिंग करेगा। इस 10 तक काउंटिंग करके 10 बार करना है, यानी एक बार 10 सेकंड होल्ड करके इसी तरह 10 बार करना, 10 रेपिटेशन करनी है। ठीक जिस तरह आप इस लिम्ब की कराओगे लेफ्ट की, ठीक उसी तरह राइट लिम्ब की भी करा लोगे। तो आपका ये फेस 1 है। अब हम पेशेंट से बोल सकते हैं कि आप घुटना धीरे धीरे मोड़िए और सीधा करिए। ये आप हील स्लाइड भी करा सकते हैं ताकि नी का जो रेंज ऑफ मोशन है वो बना रहे और फर्दर स्टिफनेस ना इसमें डेवलप हो। इसको आप मोड़िए, घुटने को मोड़िए। हाँ ठीक, अब सीधा करिए आप। तो इस तरह आप दिन में कम से कम 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद एक रेपिटेशन तो करना ही पड़ेगा। जब आप करोगे तो आपका कम से कम लोअर लिम्ब तो बरकरार एक्टिविटी में बनी रहेगी। अगर अपर लिम्ब में कोई दिक्कत है, वैसे अपर लिम्ब में पोर्ट स्पाइन में ऐसा केस नहीं देखा जाता, लोअर लिम्ब में ही हमेशा दिखता है मोटर फंक्शन, सेंसेशन लॉस, जबकि इनका अगर केस देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, सेंसेशन भी है और मोटर भी है, सब कुछ फंक्शन। अब हमें फेज 2 में जाना होगा। फेज 2 में मैं पूछना चाहता हूँ इस बच्चे से, कट कर दी। बेसिकली अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का दोनों ध्यान देंगे सर्जरी के बाद 12 घंटे के बाद। तो पेशेंट से हम बोलेंगे अपना दोनों हाथ इंटरलॉक करें और खुद लंबी सांस लेके ऊपर ले जाएं, फिर सांस धीरे धीरे निकालो। ठीक है, फिर लंबी सांस लो, फिर ऊपर ले जाओ हाथ लंबी सांस लेते हुए, अब नीचे लाओ। तो एक्सरसाइज सबसे पहले हम ये कराएंगे। और बेड रिटर्न पेशेंट है तो एक्टिव साइकिल ब्रीदिंग टेक्निक हम कराएंगे इसी पोजीशन में, स्माइल लाइन में है। अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या कफ बन रहा है तो हम स्पायरोमेट्री है जो, हाँ, जिसमें जो आपके पास, हाँ, तो इसमें तो ये स्पायरोमेट्री इक्विपमेंट है तो हम इसको भी कराएंगे। हाँ, अंदर की तरफ इसको ऐसे पकड़ो सीधा, हाँ खींचो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका आप देख सकते हैं आप लंग्स की कैपेसिटी ठीक ठाक है, जो बहुत अच्छे से 1.5 बॉल उड़ जा रही है। अब हम इसको उल्टा करा के भी देखेंगे, इंस्पायर कितना तो था अच्छा और एक्सपायर कितना है। हाँ, हवा भरो इसमें खूब तेज से, हाँ। तो इंस्पायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों बढ़िया है क्योंकि पेशेंट काफ़ी देर से करते रहे हैं और एक्टिव साइकिल ब्रीदिंग टेक्निक बार बार होती रही है। इससे हमारा लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। और अगर हम
पेशेंट को ऐसे ही लेटा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम हर घंटे पे या 2 घंटे पे एडवाइस करते हैं कि आप लेटे लेटे आप इस इक्विपमेंट को पहले बैठना करते रहना। बैठ से हाँ लगा। हाँ की चर्चा चल रही थी अभी, और जो सर्जरी हो चुकी है 5 दिन की, तो फेस 1 कंप्लीट हो चुका है। अब फेस 2 लाना है और हमारे साथ निहाल जी हैं। निहाल जी बताएं कि आप सेकंड फेज में क्या क्या कराएंगे। सर सेकेंड फेज में पेशेंट की सर्जरी हुई है तो हम टेलर ब्रेस यूज़ करेंगे ताकि हमें थोरेसिक और लंबर एरिया को स्टेबल करना है, पेशेंट को आराम से इजीली बैठ सके, और बाकी पेशेंट की मूवमेंट पोजीशन सेट करना है, रिपीट डे बाय डे चेक करना है। नेक्स्ट उसके बाद हम पेशेंट की मसल स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे ताकि वो बैठ सके। तो हम उसके बैक की मसल, लंबर रीजन की मसल और हिप की मसल सब स्ट्रेंथन करवाएंगे ताकि वो आराम से बैठ सके, और फिर उसको स्टैंडिंग में लेके आएंगे ताकि वो वॉक करना सीख सके। तो निहाल जी और निकिता जी ने सही बताया कि पेशेंट को सबसे पहले हम टेलर ब्रेस लाएंगे। टेलर ब्रेस के साथ में उसके बैठाएंगे पेशेंट को। बैठाने के बाद हम उसे डायनेमिक क्वाड्स और स्टैटिक क्वाड तो हम पहले से करा रहे थे। डायनेमिक क्वाड्स कराने के बाद हम पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन पे लाएंगे। फिर पेशेंट को देखेंगे कि कितने टाइम तक खड़े हो पा रहे हैं, 2 मिनट 4 मिनट। तो इसी एक्टिविटी को रखते हुए 3 दिन 4 दिन तक टेलर ब्रेस के साथ सिटिंग और स्टैंडिंग हम कराएंगे। फिर उसके बाद अगर पेशेंट एबल रहा तो हम उसे वॉक कराएंगे। उसके बाद हमारा थर्ड फेज है, तो थर्ड फेज के लिए हम दूसरे बच्चे को बुलाते हैं। तो अब हमारे पास सौद आ गए हैं। सौद जी बताएंगे थर्ड फेज क्या होता है पोस्ट स्पाइन सर्जरी के बाद। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि इनका मतलब कि ये अब बैठ ले रहे हैं। इनको हम वॉकिंग कराने के लिए इनको हम लाएंगे, इनको मतलब कि वॉकर से बिना किसी का सपोर्ट लिए कि ये आराम से मतलब वॉकिंग कर सके। सर फोर्थ फेज में हम क्या कहते हैं, इन्हें डेली की एक्टिविटी कराएंगे, जैसे वॉकिंग हो गई या अपने डेली के काम कर सके, ये चलना। ये अपना बेंडिंग पोजीशन या ट्विस्टिंग पोजीशन भी फिर आराम से कर सकती हैं। तो बच्चे ने बताया कि थर्ड फेज में क्या क्या करना होगा, पेशेंट को क्या क्या कराना होगा। तो जैसे हमारे अभी सेकंड फेज की बात हो रही थी, तो थर्ड फेज में बेसिकली हमारी सेकंड का जो फेज था स्ट्रेंथनिंग तो कर चुका है। अब पेशेंट एबल हो चुका है कि वो ब्रेस के साथ खड़ा हो जाए। अब कुछ फुट या कुछ दूरी तक जा सकता है। तो थर्ड बेसिकली हमारा ये है कि पेशेंट अपना एडियल की एक्टिविटी खुद कर सके, ना किसी की सपोर्ट से। अगर पेशेंट खुद चलना चाहता है तो खुद चले, अगर पेशेंट अनेबल है चलने में तो सबसे बेहतर है कि हम उसे एक वॉकर इक्विपमेंट दे देंगे जो खुद चले, अपना टॉयलेट बाथरूम पेशेंट खुद जाए और उस ब्रेस के साथ अपना कार्य करता रहे। तो बेसिकली हमारा फेज 1, फेज 2, फेज 3 में पेशेंट कम्प्लीटली फाइन हो जाएगा और अपने घर चला जाएगा पेशेंट और अपने दिनचर्या का कार्य शुरू कर देगा। बस